हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज हम अपनी नेक्स्ट लेसन देखेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे अपनी किसकी, केवीएस की। सॉरी, केवीएस में आपको पता ही है हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी को देख रहे हैं। अब हमने देख लिया ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और अब हमारी चल रही है हिस्ट्री की, यानी कि हिस्ट्री की क्लास चल रही है। क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, फिर 7th 8th 9th इस तरह से हमें कवर करनी है। तो आज का जो चैप्टर है, यानी कि लेसन नंबर 2 क्या है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। भाई सीधे सीधे बात ये है, हमने सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लोग बाग कैसे रहते थे, कहाँ से चीज़ें आती थी, लिपियों के बारे में पढ़ा, उनको ईडी और बीसी के बारे में पढ़ा। आरंभिक कृषि का आरंभ कब है, 8000 पूर्व था। सिंधु सभ्यता प्राथमिक नगर की सभ्यता थी। गंगा नगर की घाटी में 2500 वर्ष पूर्व। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब आता है लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इस तरह की चीज़ें आती है। यानी कि आखिर तक लोग क्या करते थे, फूल खाते थे, दाना खाते थे, पत्ते खाते थे, हड्डी खाते का इस्तेमाल करते थे। ये सब चीज़ें इस्तेमाल आने की, ये सब चीज़ें इस चैप्टर पे पढ़नी है। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आता है कि आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से, चलिए सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं। आखिर तक खाद्य संग्राहक जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने घूमते रहते थे। यानी कि आपसे पूछा जाए तो ये लोग क्या होते थे, सबसे पहले थोड़ा सा तो नॉर्मल से चीज़ों से लेके चलते हैं, क्योंकि एकदम हिस्ट्री की चीज़ें एकदम याद नहीं आनी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ठीक है। इन्हें लोगों को आर्किटेक्ट नाम से जाना जाता था। किन्हीं लोगों को, जो महाद्वीप यानी उप महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। क्यों कहा जाता था, भोजन का इस्तेमाल करने की विधियों के आधार पर इसे क्या आमतौर पर खाने के लिए क्या है, जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, और पत्ते खाते थे, अंडे खाते थे, और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो यानी कि भाई आर्किटेक्ट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला जो पहला इंसान था उसे आर्किटेक्ट किस श्रेणी में डालते थे। भाई पहला कारण क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, पेड़ वेड़ खाते थे, पत्ते खाते थे, फल खाते थे। और दूसरा कौन था, शिकारी, यानी कि शिकार करके अपना पालन पोषण करते थे, यानी कि अपने भोजन के चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो आर्किटेक्ट का यही कारण था। तीसरा कारण एक तरह से यानी कि मौसम के अनुसार वो खाते थे, पर जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे तो वहाँ की जो वस्तुएं मिलती थी उनको इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा कि आर्किटेक्ट जो पुराने लोग थे वो अपने जानवरों को भी लेके चलते थे, तो जानवरों को भी खाने पीने के लिए, मार वार के खाने के लिए, और उनको अपने खाने के लिए भी इधर उधर भटकते रहना पड़ता था। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आरंभिक मानव। भाई ये बताइए, आरंभिक मानव के बारे में आप क्या जानते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है भाई, सीधे सीधे हमारी पुरातत्व वेदों की बात आ जाएगी। यानी कि एक शब्द में हम कह दें तो कौन जानकारी देने के लिए तैयार है हमारे पास, पुरातत्व वेदा, यानी कि एक तरह से इतिहासकार, जिसे हम जासूस भी कहते हैं, पुरातत्व
वेदाओं वेदों यानी कि पुरातन वेद या पुरातन वेदाओं के बारे में हमें क्या चीज़ें मिलती है भाई, आपको पता होगा। ये क्या है, जो इतिहास में धरती में गढ़े हुए हमें क्या मिल रहे हैं, औजार मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं, हड्डियाँ मिल रही हैं, लकड़ियाँ मिली हैं। इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि लोग वह कैसे रहते थे। अब पुराने ज़माने में भी लोग बागों के पास खाने के लिए बर्तन तो होते थे, औजार होते थे मारने के लिए, पत्थरों के औजार होते थे, यानी कि पत्थरों के औजार आज भी कहाँ, पुराने समय के लोगों के मिले हैं, यानी कि पत्थरों के औजार। याद रखना, सीधे सीधे पत्थरों के औजार जिसे हम क्या कहते हैं, पाषाण युग के कैटेगराइज करा है, वो भी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपके। फिर आता है रहने की जगह निर्धारण। भाई रहने की जगह निर्धारण के लिए एक पूरा स्थल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको किस में पता चलेंगे, मानचित्र में पता चलेंगे। तो मानचित्र भी आपको देखा हुआ होना चाहिए। तो मानचित्र के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि मानचित्र से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ये है आपका मैप, यानी कि मैप में आपका बताया गया है कौन कौन से साक्ष्य कहाँ का, यानी कि आखिर तक खाद्य संग्रह की जो मैप है, प्रमाण मिले हैं वो बताए गए हैं। तो कुछ पुरातन स्थल आपको दिए गए हैं मैप में। तो ये है, देखिए मैप में दिए गए हैं। पहला है पुराण पाषाण, नवपाषाण, महापाषाण और मध्य पाषाण, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। तो ये है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है, बुर्जोम क्या है, J&K में है। भीमबेटका आता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये दो इम्पोर्टेंट ज़रूर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसका नाम ज़रूर लिखा है, क्योंकि ये जो हैं कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट श्रेणी में आते हैं। तो मैप का एक फ़ोटो खींच लीजिए, और फ़ोटो खींच लेने के या फिर आप अपनी NCERT से निकाल लीजिए, क्योंकि इस मैप को अगर आपने कवर कर लिया तो कम से कम 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे बुर्जहोम हो गया, भीमबेटका हो गया, या फिर इमाम गांव हो गया, ये है ब्रह्मगिरी हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेहरगढ़ हो गया, मेहरगढ़ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक। ठीक है, जो आपको मैप के तौर पर दिखा दिया गया है, तो मैप के तौर पर आपको पता चल गया होगा कि मैप के तौर पर आपका क्या है। अब आप चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है भीमबेटका। भीमबेटका का आपको पता ही है, भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आज की जो टेस्ट चल रहे हैं। भाई CTET का जिस तरह पेपर आ रहा है, अगर KVS का भी इस तरह का पेपर आ गया तो बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए एक एक चीज़ पढ़ लीजिए। भीमबेटका क्या है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अभी आपको मैप दिखाया था, मध्य प्रदेश क्या था। इस पुरातन स्थल पर गुफा व कंदूरें मिली हैं, यानी कि इस पुरा स्थल पर गुफाएं व मिली हैं। लोग इन गुफाओं के क्या किस लिए आकर्षण है, क्योंकि यहाँ पे बारिश, धूप, हवा से रहित मिलती है, और ये गुफा नर्मदा की घाटी के पास है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है CTET में भी, और इस तरह के जो पेपर है कि ये गुफा नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। अब आता है अवशेष, यानी कि अवशेषों के बारे में एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, पुरा स्थल। भाई पुरा स्थल क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपसे पूछने लगे, या क्वेश्चन मतलब KVS से रिलेटेड छोड़ के हम ये पूछते हैं, कोई भी आपसे पूछे कि पुरा स्थल क्या होते हैं, पुरा स्थल क्या होते हैं, ये पूछने लगे,
पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए बहुत समय पहले किया था और उनको वहीं छोड़ दिया था, जमीन में के ऊपर और अंदर कहीं ना कहीं समुद्री नदी के तल पर कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो यानी कि और उनका अध्ययन करके हम इतिहास के बारे में जानते हैं। यानी कि एक शब्द में लिखिए, पहला पॉइंट लिखते हैं, इस से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, इतिहास की जानकारी तो मिलती है हमें पुरा स्थलों से। या और दूसरा पॉइंट क्या है, अर्थ बताते हैं हम, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात किसके उपलक्ष्य में है, यानी कि पुरा स्थल के बारे में बताई गई है। फिर हमारा आता है आग की खोज, यानी कि आग की खोज। आग की खोज, पहिए की खोज। भाई देखो, अगर आज के टाइम पे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जिस टैबलेट और कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये जो पहिए का आविष्कार है, इस पहिए के आविष्कार से ही हमें सभी चीज़ों का मिला है। अगर पहिए का आविष्कार नहीं होता तो ना आज आपका टैबलेट बना होता, ना आज पीसी बना होता, ना कंप्यूटर बना होता, ना ही कुछ भी चीज़ बनी होती। चाहे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, फाइनल आउटपुट से पहले उसमें कहीं ना कहीं पहिए का यानी गोल व्हील का रोल जरूर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले जो अब हम पढ़ रहे हैं किसका, आग का आविष्कार। भाई आग के आविष्कार के बारे में क्या मिले हैं, यानी कि आग के आविष्कार के बारे में कैसे पता चला, अवशेषों से पता चला। जो मांस के टुकड़े हैं, भोजन है, वो भुने हुए मिले, उनसे पता चला। खतरनाक जानवरों से बचने के लिए लोग बागों ने क्या करा था, आग यानी गुफा के सामने, ये गुफा है, ठीक है, गुफा के सामने आग जला के रखते थे और इस गुफा में रहते थे। इससे पता चला। तो इस सब चीज़ों से हमें क्या पता चला कि आग की खोज मानव ने पहले ही कर ली थी, जिससे उसको सब चीज़ों का ज्ञान हो गया था। अब आता है आपका पुरातत्व वेदा और प्राचीन, यानी कि पुरा स्थलों के बारे में आपको, यानी कि पूरा पाषाण, पाषाण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको समझाना पड़ेगा ढंग से। देखिए, इसके बाद आता है किसका, पुरातत्व वेदाओं ने किसको कहा, यानी कि पूरा। अब आता है पूरा पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की बात आती है। अब आपने 3 नाम सुने होंगे, क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। भाई पूरा पाषाण काल के भी सब कैटेगराइज है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला है आरंभिक, आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर। तो ये है काल। फिर आता है क्या, मध्य, अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल। फिर आता क्या है, नव पाषाण
काल। तो ये आपका जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को हम किस रूप में जानते हैं आपको पता होना चाहिए। पूरा पाषाण काल में 100 साल यानी कि एक तरह से 20 लाख वर्ष पहले से लेके 12,000 साल के दौरान को माना जाता है। किसको? पूरा पाषाण। और इसको भी आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में डिवाइड कर दिया। फिर आपका आता है मध्य पाषाण काल। यानी कि मध्य पाषाण काल में क्या है? मध्य पाषाण काल में जो परिवर्तन आए थे, पर्यावरण परिवर्तन आए थे, लोग बागों के घासों का मैदान मिलने लगा था, भेड़ बकरी पालने लगे थे लोग बाग, और इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर हैं इनको पाल कर उनको औजारों को, उनके जो औजार थे वो वैसे हो गए थे, यानी कि नोकदार हो गए थे। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है? नवपाषाण काल और मॉडर्न हो गया, यानी कि यहाँ के बच्चों को ABCD पता था। यहाँ के जो लोग बाग थे उनको ABCD से नाम बनाना आ गया था, और यहाँ के जो लोग थे ABCD से अपना एक पूरा सेंटेंस बना के अपने बारे में बताना आ गया था। सीधे सीधे इस शब्द से आप समझिए, ठीक है। अब आता है क्या? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बदलती जलवायु। भाई बदलती जलवायु में आपका यही है कि जो 12,000 साल वर्ष पुराने की जलवायु थी उसमें लोग बागों ने क्या करा? मध्य पाषाण काल आते आते जलवायु परिवर्तन हो गया था। यानी कि आपका जो पीछे चलते हैं ये वाला टाइम था, इस वाले टाइम तक आते आते जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन हुआ तो घास के मैदान हुए। जब घास के मैदान हुए तो हिरण, बकरी, भेड़, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, और जो घास खाते थे और उनको पालने लगे तो फिर दूध भी हुआ, दूध के उत्पादन भी हुए, उनको मीट यानी कि एक तरह से पालन पोषण भी करने लगी। यानी कि कुछ लोग बाग जो क्या करते थे, इनको पालते थे, वो उसी जगह पे निश्चित रह गए, या फिर उनको घुमाने फिराने के लिए लेके जाने लगे। तो ये सब चीज़ें आई जो इम्पोर्टेंट थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। भाई खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई? यानी कि खेती और पशुपालन यानी कि आपका है मध्य पाषाण काल में जब क्या हुआ, पर्यावरण का परिवर्तन हुआ, तो तभी से खेती और पशुपालन का शुरू हुआ। भाई जब परिवर्तन हुआ तो पशुपालन भी शुरू हो गया, यानी कि घास के मैदान हो गए तो पशुपालन आ गया। और पशुपालन के बाद यानी कि अनाज उगने लगा तो परमानेंट लोग बाग वहीं रहने लगे, और परमानेंट लोग जब रहने लगे तो उन्होंने क्या करा? कृषि यानी कृषक बने, पशुपालक बने, ये सब चीज़ें आ गई। फिर सबसे पहले उनको जंगली जानवरों की पालतू बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा था? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को क्या बनाया था? पालतू बनाया था। कल भी आपने पढ़ा था, तो पालतू बनाया था। और कुत्ते किस में था? कुत्ता एक जंगली प्रजाति के रूप में माना जाता था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़ को, बकरी को, गाय को, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर की नज़दीक आने के लिए उत्साहित करा और उनको भी अपने साथ रखा। भाई क्यों? जो भेड़ होती थी उनका उपयोग करते थे, गाय का दूध पीते थे, सुअर का जो स्किन होती उसको यूज़ करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने क्या करा? खेती करी और पशुपालन को सीखा। यानी कि सीधे सीधे आपका आ जाएगा मध्य पाषाण काल से। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आग का आविष्कार का, जो हम पढ़ रहे थे, आग का आविष्कार आपके इसी काल में हो गया था, पर आग के आविष्कार से पूरी तरह से परिचित नहीं थे। भाई उन्हें ये पता था कि पत्थर को रगड़ने से आग लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पे गुफा में रहते थे। गुफा में क्या करते थे? गुफा में या बाहर रहते थे तो आग जला के रख लेते थे, या फिर उनको इस पास भाले थे उससे बचने के लिए। किससे? शेरों से, जानवरों से, उससे बचने के लिए भी आग का आविष्कार आपके पूरा पाषाण काल में ही हो गया था।
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में उसका एडवांस वर्जन आ गया था। तो ये ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। ठीक है बच्चों, अब जब ये सब पशुपालन की बात आती है तो आपको एक कॉन्सेप्ट आता है आपका बसने की प्रक्रिया। यानी कि बसने की प्रक्रिया, भाई आप सीधे सीधे बात मान के चलिए, आप एक जगह रह रहे हैं, आप पीजी में रह रहे हैं या फिर आप रेंट फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। तो आपका जब तक रेंट दे रहे हो तब तक रहोगे रहोगे कि नहीं रहोगे। और आप एक है परमानेंट आपका घर, यानी कि परमानेंट आपका घर है, तो परमानेंट घर में तो आप यहीं आसपास में साधन ढूंढेंगे। भाई आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप परमानेंट घर के आसपास ही ढूंढेंगे। और रेंट वाले का क्या है, इसे छोड़ देगा कहीं और चला जाएगा, पीजी छोड़ देगा कहीं और चला जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपने बसने की प्रक्रिया का, भाई जब किसान बन गया, वो पशुपालन करने लगा, कुत्ते बिल्ली को पालने लगा, तो वो परमानेंट वहीं रहेगा, बसने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि मान लीजिए ये गाजियाबाद है या फिर दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली एनसीआर है, तो दिल्ली एनसीआर में करोड़ों साल पहले कोई आदमी आके बसना शुरू करा। क्यों बसना शुरू करा कि यहीं उसकी भेड़ी भी पल रही है, यहीं से पानी मिल रहा है, यहीं सब चीज़ें हो रही है। तो इस तरह से होते होते उसने क्या करा, ये सब चीज़ें आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि मध्य पाषाण काल से इन सब चीज़ों का आ गया। फिर नव पाषाण यानी कि नवीन जो पाषाण का कॉन्सेप्ट आया, मध्य पाषाण काल में परिवर्तन हुआ, खाली परिवर्तन हुआ, भेड़ बकरी को पालना शुरू हुआ धीरे धीरे। अब आता है जब भेड़ बकरी पालने लगे, उसे उसकी खेती खत्म हो गई। भाई ये हो गया मध्य पाषाण काल में, उन्हें बीजों के बारे में नहीं पता था, बस परिवर्तन हुआ, खेती हो गई, उन्हें कुत्ते बिल्ली को पालने लगे। फिर उनका जो यानी कि चलिए पेज नेक्स्ट ही लेते हैं। मध्य पाषाण काल में ये एक खेत है, ठीक है, ये खेत है, यहाँ पे मौसम परिवर्तन की वजह से खेती उग गई, तो लोगों को अच्छे लगा। ये खेत गेहूं का खेत था, इन्होंने खाना शुरू करा। तो उसके जो लेके जाते थे, यानी कि यहाँ इनका घर था, तो लेके जाते थे, यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाते थे, तो यहाँ पे कुछ दाने गिर जाते थे, तो उसके फिर दोबारा होने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट उनका चलता रहा कि एक दिन जब पता चला कि हाँ बीज को उगाना पड़ता है, तो यानी कि बीज से खाद्य पदार्थ भंडारण ये सब चीज़ें आई। यानी कि इसे मिटा देते हैं जिससे आपको पेज में समझ में आ जाए। चलिए, मध्य पाषाण काल से जब परिवर्तन आता है, तो जब नया जीवन यानी कि नवीन जीवन शैली क्या थी उनकी, नवीन जीवन शैली में देखिए, नवीन जीवन शैली में बीज, खाद्य, उपहार और भंडारण, ये आपको समझना होगा। भाई बीजों का उपयोग करना सीख गया, खाद्यान्न करना सीख गया, उपहार करना सीख गया और भंडारण करना। जब भंडारण करेगा तभी तो आगे के लिए बीज। तो अब आप कोई भी गांव से देख रहा होगा या कहीं से भी देख रहा होगा जो खेती करता है, आपने मान लीजिए 4 बोरी, सीधे सीधे हम छोटा लेके चलते हैं, 4 बोरी आपने अनाज उगाया, ठीक है, तो उसमें से 1 बोरी रखोगे कि नहीं रखोगे अगली बार के लिए उगाने के लिए, या फिर रोड पे जाके फिर अलग से पैसे दे के अपने खरीद के लाओगे, नहीं। 1 बोरी यानी कि रिजर्व में रख लिया हमने, रिजर्व में रख लिया तो 3 बोरी हमने यूज़ के लिए रख ली, 1 बोरी हमने उसके लिए रख ली। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आरंभिक लोग कृषि के पशुपालन के साथ साथ क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। भाई फिर आगे बस्तियों में रहने लगे, फिर स्थानीय जीवन के लोग, यानी कि स्थानीय जीवन में क्या आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब आता है क्वेश्चन, क्या एक बुर्जहोम का क्वेश्चन आता है। बुर्जहोम, बस मैं इतना ही बता देता हूँ कि बुर्जहोम का क्वेश्चन ये क्या आता है कि बुर्जहोम कहाँ है। अभी आपको मैप में भी दिखाया था, तो बुर्जहोम J&K में है, यानी कि वर्तमान के J&K में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना मेहरगढ़ से क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है।
गढ़। ठीक है, मेहरगढ़ का जीवन यानी कि जीवन और मृत्यु। भाई जीवन और मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? मेहरगढ़ के घरों में क्या होता था, एक तो सारी चीज़ें उपलब्ध मिली हैं। मेहरगढ़ के लोगों का जो घर है वो आयातकार है, यानी कि क्या है, आयातकार है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मेहरगढ़ के लोगों का घर क्या है, आयातकार। चलिए, पहला क्या है, आयातकार घर है। ठीक है, चौड़े हैं, प्रत्येक घर में 4 और उससे ज़्यादा कमरे हैं, यानी कि सभी घरों में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर लोगों का मानना था क्या, कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। तो यहाँ के लोग कब्रों में मृतकों के साथ उनके जो सामान थे उनको भी दफनाते थे। यानी कि एक क्वेश्चन जो ये आया हुआ है भाई, ये तो आपको आयताकार घर वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये याद रखना, इनकी कब्रों में मृतक को के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो मेहरगढ़ में जो लोग हैं यानी कि दफनाए गए हैं, उनमें उनके साथ जैसे बकरी भी, कुछ जगह बकरी मिली, तो इनके ऐसे साक्ष्य कब्रों में मिले हैं कि मृतकों के साथ एक बकरी का रूप भी मिला। यानी कि देखिए, मृत के साथ क्या मिली है, बकरी। बकरी मैं वाली बकरी भी मिली है दफनाने में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। तो ये जो क्वेश्चन था आपका पढ़ लिया, यानी कि आपका आया यहाँ तक, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो शब्द है आखिर तक समझ में आ गया, पूरा पाषाण स्थल है, और पूरा पाषाण स्थल, मध्य पाषाण स्थल, नव पाषाण स्थल, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर आ गया मेहरगढ़, आ गया मेहरगढ़, बुर्ज होम आ गया, फिर कौन सा है, भीमबेटका आ गया। ये तीनों जो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट भाई, हिस्ट्री में आप जितना पढ़ोगे उतना आपको कन्फ्यूज़न होती जाएगी। यानी कि जिसने क्वेश्चन में, यानी कि ये है चक्रव्यूह है हिस्ट्री। भाई पढ़ने में मज़ा आता है, चक्रव्यूह को भेदने में देखा नहीं कितना मज़ा आता है, पर उसको अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तो घुसते चले जाओगे, और घुसना है नहीं, हमें सिर्फ KVS की तैयारी करनी है। तो इम्पोर्टेंट क्या था, मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट था, बुर्ज होम भी इम्पोर्टेंट था। बुर्ज होम में ये पूछा जाता है, बुर्ज होम है कहाँ, JNK के पास है। फिर आता है खेती और पशुपालन, पूछा गया शुरुआत में। ठीक है, ये आपको पता ही चलेगा क्यों रहते थे भाई, आप रेंट पे रह रहे हो या PG में रह रहे हो, तो छोड़ के कहीं और चल जाओगे, वहाँ रहने लगोगे, वहाँ जॉब करने लगोगे। आपकी मान लीजिए आप रह रहे हो दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, और आप जॉब कर रहे हो क्या, नोएडा में जॉब कर रहे हो। ठीक है, नोएडा में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ से अप डाउन थोड़ी करोगे, नोएडा में ले लोगे फ्लैट, नोएडा में ले लोगे PG। अब जो परमानेंट घर रह रहा है उसको तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी भाई, वो अप डाउन करेगा, या तो अपनी जॉब को वहीं देखेगा यानी कि आसपास की तरफ, या बिजनेस को इस तरह देखेगा। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें पढ़नी थी हमें। फिर आग की खोज का वो इस पूरा पाषाण इस टाइम पे ही हो गई थी। फिर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण में आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। मतलब यहाँ पे ABCD आई बच्चों को, यहाँ पर क्या ABCD से नाम लिखना आ गया, और यहाँ पर सेंटेंस बनाना आ गया, यानी कि यहाँ का बच्चा एडवांस हो गया। फिर आया क्या, आया पूरा पाषाण स्थल आ गए, उसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से और क्या 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 चीज़ें होती है पूरा पाषाण स्थल के बारे में
बताया गया। पत्थर और औजार के बारे में भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसको इस चैप्टर में कम से कम 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चारों क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। नवपाषाण स्थल ये सब बता दिया गया है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म हो गया, यानी कि चैप्टर सेकंड में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें आपको बता दी गई। इससे बाहर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। किताब, अगर आप हिस्ट्री किताब पढ़ने बैठोगे, 6th क्लास की किताब में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। भले ही ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इन्होंने कहानी के रूप में बना दी हो, पर हिस्ट्री कहानी के रूप में नहीं बन सकती थी, इसलिए इन्होंने कहानी नहीं बनाई। एक छोटा सा बच्चे का फोटो दे दिया पहले पेज पे कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, पर वो जानने से कहानी नहीं बनती। कहानी के तौर पर इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों तक भी वीडियो पहुँच जाए और वीडियो का लाभ मिले। आपको मैराथन मिल रही है, टेस्ट मिल रहे हैं और थ्योरी मिल रही है। अगर इससे बाहर भी आप ही सोचते हो कि कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, 60 नंबर का आपको पेडागोजी मिल रही है भाई, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो रहा है। 160 नंबर की तैयारी मैं जब करा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है भाई? हिंदी इंग्लिश तो आपके पक्के, टीचर बनने वाले हो तो हिंदी इंग्लिश तो होंगे पक्के। रीजनिंग में जब आपका 5-10 नंबर की रीजनिंग आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, तो ये तो सब चीज़ें भाई 160 नंबर की तो तैयारी कर लो। जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, साइको की मैं तैयारी कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश की रितु मैडम तैयारी कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको करके लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।